इंग्लिश बोलते वक्त इन स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेंटेंसेस बोलने की जरूरत आपको पड़ सकती है, इसलिए एक एक करके फटाफट इन सभी स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेंटेंसेस को समझ लेते हैं। सीम्स एज इफ या फिर सीम्स लाइक या फिर लुक्स लाइक, तीनों का मतलब कुछ इस तरह से होता है, लगता है। अब सेंटेंस देखिए, सीम्स एज इफ, लगता है यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फुटबॉल, आप फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं जानते। लगता है, मैं कह सकता हूं सीम्स लाइक यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फुटबॉल, या फिर मैं कह सकता हूं लुक्स लाइक यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फुटबॉल। तीनों में से किसी का भी यूज कर सकता हूं, बात एक ही है। जैसे यहां पर यूज किया, लुक्स लाइक यू कैन हैंडल दिस वर्क वेरी वेल, लगता है आप इस काम को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। अब जब मैं इट लगा देता हूं तो इट मतलब हो जाता है ऐसा लगता है। इट सीम्स एज इफ यू आर गुड एट मैथमेटिक्स इन योर क्लास, ऐसा लगता है आप अपनी क्लास में मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। सीम्स एज इफ आई विल नॉट बी एबल टू पास द एग्जाम दिस ईयर, लगता है आई विल नॉट बी एबल टू पास, मैं पास नहीं कर पाऊंगा एग्जाम इस साल। विल बी एबल टू, कर पाऊंगा, ये चीज आपने मॉडल वर्ब में पढ़ी। लुक्स लाइक नोबडी इज रेडी टू हेल्प यू, लगता है कोई भी आपकी हेल्प करने को तैयार नहीं है। इट सीम्स लाइक, ऐसा लगता है यू वॉन्ट टू से समथिंग टू मी, आप मुझे कुछ कहना चाहते हो ऐसा लगता है। सीम्स लाइक ही हैज डन द होमवर्क, लगता है वो होमवर्क कर चुका है। और एल्स, ये कंजंक्शन है, वरना जिसके लिए हम अदरवाइज का भी यूज करते हैं। लगता है वो होमवर्क कर चुका है वरना ही वुड नॉट बी प्लेइंग, वो खेल नहीं रहा होता। तो समझ गए आप, सीम्स एज इफ, सीम्स लाइक, लुक्स लाइक, तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। किस सेंस में? लगता है। और सो का प्रयोग किस तरह के सेंटेंसेस में होता है देखिए। मान लीजिए मैं आपसे कहूं ही विल कम इन अ डे, इसका मतलब वो आएगा एक दिन में। लेकिन अगर मैं श्योर नहीं हूं कि एक ही दिन में आएगा तो मैं थोड़ा सा अनश्योरिटी को ऐड कर सकता हूं। ही विल कम इन अ डे और सो, मतलब श्योर नहीं हूं कि एक ही दिन में आएगा, हो सकता है एक की जगह 2 हो जाए, हो सकता है 3 हो जाए। तो सेंस कुल मिला के कैसा आ रहा है? वो एक आध दिन में आएगा, ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं ना अक्सर, वो एक आध दिन में आएगा। ही विल कम इन अ डे और सो, वो एक आध घंटे में आएगा। ही विल कम इन एन आवर और सो, क्योंकि वहां पर श्योर नहीं होता कि एक ही घंटे में आएगा या 2 भी हो सकते हैं, 1.5 भी हो सकता है। ही विल कम आफ्टर 3 months और सो, वो 3-4 महीने में आएगा। अगर मैं सिर्फ इतना कहता ही विल कम आफ्टर 3 months, तो इसका मतलब होता वो आएगा 3 महीने में। लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, 3 का 3.5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो अनश्योरिटी के लिए और सो का यूज करना इंग्लिश बोलते वक्त बहुत कॉमन है। वी आर कमिंग विद इन 2 hours और सो, अगर मैं सिर्फ इतना कहता वी आर कमिंग विद इन 2 hours, हम 2 घंटे के अंदर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही और सो कह दिया, हम 2-1 घंटे के अंदर आ रहे हैं या 2-3 घंटे के अंदर आ रहे हैं। दोनों तरीके से हिंदी में आपने सेंटेंसेस सुने होंगे। अभी सिर्फ आप कुछ कुछ एग्जांपल्स के साथ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, बाकी आगे तो प्रैक्टिस होगी। यूज ऑफ और व्हाट, और व्हाट का प्रयोग कैसे होता है सेंटेंस में देखिए। सेंटेंस है दिस इज अ कंप्यूटर और व्हाट, इसका मतलब पता है क्या है? ये कंप्यूटर है या कुछ और है, ये है इसका मतलब, या कुछ और है। अच्छा सोचिए, मान लीजिए मुझे किसी को पूछना है, मैंने कंप्यूटर देखा, मुझे कंफ्यूजन है कि ये कंप्यूटर है। तो पूछने का तरीका एक तो ऐसा हो सकता है कि क्या ये कंप्यूटर है, तो मैं सिंपली कहूंगा इज इट अ कंप्यूटर, इस तरह से कह सकता हूं ना मैं, इज इट अ कंप्यूटर, ऐसा कह सकता हूं, क्या ये कंप्यूटर है। लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल है, क्योंकि मुझे लग भी रहा है कि कंप्यूटर है लेकिन कहीं कुछ और तो नहीं है। दिस इज अ कंप्यूटर और व्हाट, इस तरह से और व्हाट का प्रयोग। अब जैसे ये यू आर अ फूल और व्हाट, आप बेवकूफ हो या कुछ इस तरह से।
अगर मुझे किसी को डायरेक्ट पूछना है क्या आप बेवकूफ हो, तो मैं सिंपली कह सकता हूं आर यू फूल। लेकिन अगर मैं ऐसा पूछूंगा आर यू फूल, तो ये बड़ा ऑड सा क्वेश्चन है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा यस आई एम अ फूल, नहीं कहेगा। लेकिन आप उसे ये कह रहे हो कि तू बेवकूफ तो नहीं है, तो कुछ सेंस ऐसा है तू बेवकूफ तो नहीं है। डायरेक्ट ये नहीं कि तू बेवकूफ है या क्या तू बेवकूफ है, नहीं, तू बेवकूफ तो नहीं है। तो थोड़ा पॉसिबिलिटी इस चीज की कि मुझे तो लग रहा है कि तूने बेवकूफी की है इस काम में। यू आर अ फूल व्हाट, इस तरह से। अब जैसे हम किसी को कहते हैं तू पागल तो नहीं है या तू पागल तो नहीं हो गया, यू आर अ मैड और व्हाट, यू आर अ मैड और व्हाट। तो अब आप सेंस को समझ रहे हैं। एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता कि क्या मतलब निकल रहा है, लेकिन आप समझिए कि थोड़ा सा डाउट है कि शायद ये कंप्यूटर है, ये शायद तू बेवकूफी कर रहा है। अब जैसे ये सेंटेंस है ही इज गुड एट कैलकुलेशन सो व्हाट, इसका मतलब क्या है? वो कैलकुलेशंस में अच्छा है या फिर कुछ और बात है? मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को अपनी कंपनी के अकाउंट्स का काम दे दिया और मुझे लगता है कि आपने कैसा डिसीजन ले लिया, उस व्यक्ति को अकाउंट्स का काम दे दिया। तो हो सकता है कि वो कैलकुलेशंस में अच्छा हो, शायद इसीलिए आपने दिया है। तो मेरे मन में है कि शायद वो कैलकुलेशंस में अच्छा होगा इसीलिए दिया होगा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं, तो मैं श्योर नहीं हूं, तो मैं पूछ रहा हूं ही इज गुड एट कैलकुलेशंस और व्हाट। तो समझ पा रहे हैं इस स्ट्रक्चर को? आगे प्रैक्टिस होगी तो और सेंटेंसेस आएंगे। द वेरी का यूज सेंटेंसेस में क्यों किया जाता है? मैं आपके सामने लिख रहा हूं यही या फिर वही। अब सेंटेंसेस को देखिए और समझिए। पहला सेंटेंस, दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्ट। ये है वही बुक, वही किताब जो मैं चाहता हूं। यहां पर मैं जो के लिए दैट भी कह सकता हूं, दैट आई वॉन्ट। दिस इज द वेरी बुक, यही वो किताब है जो मैं चाहता हूं या जो मुझे चाहिए। तो यही के लिए मैंने यूज कर लिया द वेरी बुक। इसके अलावा क्या आपको कुछ और विकल्प दिमाग में आते हैं कि अगर आपको किसी को ये सेंटेंस कहना है कि यही वो किताब है जो मुझे चाहिए, इसके अलावा कुछ और तरीका आता है? एक तरीका और हो सकता है, वेरी की जगह पे अगर मैं कह दूं सेम, दिस इज द सेम बुक आई वॉन्ट। लेकिन सेम बहुत कॉमन इंग्लिश है, द वेरी का यूज करना थोड़ा एडवांस लेवल पे और अच्छा भी लगता है, क्योंकि इसी तरह से इंग्लिश नेटिव भी बोलते हैं। सेंटेंस नंबर 2, ही वेंट टू विजिट द वेरी प्लेस वेयर एवरीवन वांट्स टू गो। वो गया घूमने के लिए, विजिट करने के लिए वही जगह, द वेरी प्लेस वेयर एवरीवन वांट्स टू गो, जहां हर कोई जाना चाहता है। अच्छा, इन सभी सेंटेंसेस की हिंदी आपको मिल जाएंगे नोट्स में। नोट्स कहां पे मिलेंगे? मेरी वेबसाइट पे, मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में। फिलहाल सेंटेंसेस सिर्फ इंग्लिश में लिखें ताकि ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को कवर किया जा सके। तीसरा सेंटेंस, डोंट वरी आई एम डूइंग द वेरी एक्सरसाइज दैट यू हैव टॉट मी। चिंता मत करो, डोंट वरी, मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग द वेरी एक्सरसाइज, वही एक्सरसाइज, दैट जो यू हैव टॉट मी, आपने मुझे सिखाई है। जो एक्सरसाइज आपने मुझे सिखाई है मैं वही एक्सरसाइज कर रहा हूं, चिंता मत करो। मैं चाहूं तो कह सकता हूं डोंट वरी आई एम डूइंग द सेम एक्सरसाइज दैट यू हैव टॉट मी। सेम कह सकता हूं, लेकिन द वेरी का यूज करके थोड़ा एडवांस लेवल पे सेंटेंस को बना रहा हूं। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है? ही इज द वेरी बॉय अबाउट whom आई वॉज टॉकिंग इन द क्लास। वो वही लड़का है जिसके बारे में आई वॉज टॉकिंग, मैं बात कर रहा था क्लास में। जनरली एडवांस इंग्लिश में अबाउट का यूज यहां पर कर देते हैं। आपने इस तरह से सेंटेंस भी सुना होगा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ही इज द वेरी बॉय whom आई वॉज टॉकिंग अबाउट इन द क्लास। तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, पर कुल मिला के मतलब आपको समझ में आ गया। अब आपके सामने जो दूसरा स्ट्रक्चर है, वेरी मच। वैसे तो वेरी मच का ये मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, लेकिन एक इस तरह के सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाता है, किस सेंस में? यहीं, यहीं पर, या फिर इसी जगह, इसी जगह,
या उसी जगह। अब सेंटेंस को समझें आप। सुमित इज वेरी मच एट होम। अगर मान लीजिए सेंटेंस होता सुमित इज एट होम, तो इसका मतलब होता सुमित घर पर है। लेकिन जब सेंटेंस इस तरह से बोला जाए, सुमित इज वेरी मच एट होम, इसका मतलब है सुमित घर पर ही है। ज्यादा जोर देके बोल रहे हैं, सुमित इज वेरी मच एट होम। अब जैसे इस सेंटेंस में, वी आर वेरी मच हियर वेटिंग फॉर यू, प्लीज कम अर्ली। मान लीजिए सिर्फ इतना होता वी आर हियर, इसका मतलब होता हम यहां हैं। लेकिन वी आर वेरी मच हियर, हम यहीं पे हैं। वेटिंग फॉर यू, आपका इंतजार कर रहे, प्लीज कम अर्ली, कृपया जल्दी आइए। ही इज वेरी मच इन द स्कूल। अगर सिर्फ इतना होता ही इज इन द स्कूल, इसका मतलब वो स्कूल में है। लेकिन जब मैं कहता हूं ही इज वेरी मच इन द स्कूल, इसका मतलब वो स्कूल में ही है। प्लीज गो, जाइए, एंड गेट हिम राइट अवे, तुरंत लेके आइए। शी वॉज वेरी मच देयर, वो वहीं पर थी। बट, लेकिन, यू कुडंट सी हर, आप उसे देख नहीं पाए। तो इन सभी सेंटेंसेस में आपने नोट किया कि हम थोड़ा जोर देते हुए कह रहे हैं कि यहीं पर, इसी जगह, वहीं पर, उसी जगह। अच्छा, अगर मान लीजिए मुझे ये सेंटेंस सुमित इज एट होम मतलब सुमित घर पर है, सुमित घर पर ही है, जोर देते हुए बोलना है, तो वेरी मच की जगह पर क्या कोई और विकल्प हो सकता है? आप सोचिए। एक विकल्प हो सकता है, यहीं पर है मतलब घर पर ही है, डेफिनेटली कह सकता हूं, डेफिनेटली। सुमित इज डेफिनेटली एट होम, वी आर डेफिनेटली हियर वेटिंग फॉर यू, प्लीज कम अर्ली। ही इज डेफिनेटली इन द स्कूल, प्लीज गो एंड गेट हिम राइट अवे। शी वॉज डेफिनेटली देयर बट यू कुडंट सी हर। बोलेंगे, समझ में आ जाएगा डेफिनेटली के साथ। लेकिन अगर आपको कभी इस तरह से बोलने की जरूरत पड़े तो क्यों ना आप भी वेरी मच का यूज करें थोड़ा एडवांस लेवल पे। मेड के साथ इन, मेड के साथ ऑफ, मेड के साथ अप ऑफ, मेड के साथ बाय। सेंस तो हर जगह लगभग क्या आता है? बना होना। जैसे कि दिस मोबाइल इज मेड इन इंडिया, ये मोबाइल इंडिया में बना है। या फिर मैं कहूं कि ये मोबाइल इंडिया का है, तो भी बात एक ही है। इंडिया का है मतलब मेड इन इंडिया है। जब भी मेड के साथ इन लगे मतलब किसी कंट्री की बात होगी कि वो किस कंट्री में बना है। मेड के साथ ऑफ हो तो किस चीज से बना है। मेड अप ऑफ हो, अप ऑफ, इसका मतलब कई सारी चीजों के बारे में बताया गया होगा कि कई सारी चीजों से मिलकर बना है, ये कई सारे व्यक्तियों से मिलकर बना है। और जब हम कहते हैं मेड बाय, मेड के साथ बाय का यूज तब करते हैं जब हम ये बताते हैं कि किस कंपनी ने उसे बनाया है या किस व्यक्ति ने उसको बनाया है, उसका नाम लेते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल तो क्लियर है, दिस मोबाइल इज मेड इन इंडिया, ये मोबाइल इंडिया का है या इंडिया में बना हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में दिस बॉल इज मेड ऑफ लेदर, जब हम ये बता रहे हैं कि ये लेदर की बॉल है तो यानी लेदर से बनी है। लेदर एक चीज है, उससे बनी है, मेड के साथ ऑफ लगाना है। दिस मोबाइल इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। तो प्लास्टिक, आयरन, एल्यूमिनियम, वेरियस थिंग्स, कई सारी चीजों का नाम ले लिया। ऐसे में बेस्ट होगा कि आप यूज करें मेड अप ऑफ। हालांकि अगर आप मेड ऑफ भी कह देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इसी तरह से इंग्लिश नेटिव भी बोलते हैं तो आप याद कर सकते हैं। अब जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए, अ टीम इज, एक टीम होती है मेड अप ऑफ प्लेयर्स। अब कई सारे प्लेयर्स, वेरियस पर्संस, देखिए किस किस से बनती है एक टीम? प्लेयर्स, कोचेस एंड अदर स्टाफ मेंबर्स। तो एक पूरी टीम है, वो कई लोगों से बनी है, तो मेड अप ऑफ का यूज करते हैं इस तरह से सेंटेंसेस में। दिस फैन इज मेड बाय हेवल्स, हेवल्स कंपनी का नाम है तो मेड के साथ बाय का यूज कर लिया। एंड दैट फैन, और वो फैन इज मेड बाय मी, मैं तो एक व्यक्ति हूं, ठीक है। या फिर मेरा नाम लिया जा सकता है, मेड बाय, जिस भी व्यक्ति ने उस चीज को बनाया उस फैन को, उसका नाम ले सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में दिस पेंटिंग इज मेड बाय रवि, ये पेंटिंग रवि ने बनाई है, मेड बाय रवि, क्योंकि रवि एक व्यक्ति का नाम है।
तो मेड के साथ बाय का यूज। अब यहां पर है मेड के साथ फॉर। जैसे आपने मेड के साथ इन देखा, ऑफ देखा, बाय देखा, अप ऑफ देखा, वैसे ही मेड के साथ फॉर। और जहां भी मेड फॉर आया आप उसकी जगह पर मेंट फॉर भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब क्या है? बना होना। किसके लिए? देखिए, दे आर ट्रूली मेड फॉर ईच अदर। वो सच में, ट्रूली, सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर ट्रूली ना होता दे आर मेड फॉर ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के लिए बने हैं। इस तरह का सेंटेंस बहुत ही कॉमन है, आपने सुना भी होगा। यू आर मेड फॉर क्रिकेट। आप क्रिकेट के लिए बने हो। यू आर मेड फॉर क्रिकेट। मैं मेड की जगह पे मेंट भी कह सकता हूं, यू आर मेंट फॉर क्रिकेट। एंड आई एम मेड फॉर या आई एम मेंट फॉर टीचिंग। तो जब भी किसी क्रिया के लिए बने हैं, क्योंकि पढ़ाना एक क्रिया है, वर्ब है, हमेशा उसके साथ लगेगा आईएनजी। और ये तो एक नाउन है, सिंपल एक नाम है, तो एज इट इज आ जाएगा। तीसरा सेंटेंस, आई गेस ही इज मेड फॉर पेंटिंग बिकॉज ही इज एक्सट्रीमली गुड एट इट। आई गेस मतलब आई थिंक ही होता है। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। मुझे लगता है, आई गेस, या फिर आई थिंक ही इज मेड फॉर पेंटिंग। वो पेंटिंग के लिए बना है। क्योंकि पेंट करना भी एक क्रिया है, एक वर्ब है, इसलिए आईएनजी लग गया। बिकॉज, क्योंकि ही इज एक्सट्रीमली गुड एट इट, क्योंकि वो इसमें बहुत अच्छा है। किसमें? पेंटिंग में। बिकॉज ही इज एक्सट्रीमली गुड एट इट। अब आ जाते हैं कीप। उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हमेशा इस फॉर्मेशन का यूज किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है? कुछ इस तरह से, किसी काम को करते रहना। जैसे कि एग्जाम्पल, ही विल कीप फाइटिंग। अगर सिर्फ इतना होता, ही विल फाइट, वो लड़ेगा, तब तो ये मतलब होता ही विल कीप फाइटिंग, वो लड़ता रहेगा, करता रहेगा वो लड़ने का काम। तो कीप के बाद जो भी वर्ब आती है उसकी हमेशा आईएनजी फॉर्म का आपको यूज करना होता है। ही विल कीप फाइटिंग, वो लड़ता रहेगा हमारे साथ, विद अस, फॉर नो रीजन, बिना किसी कारण के, यानी बेवजह। सो इसलिए जस्ट इग्नोर हिम, उसे बस इग्नोर करो। ही कीप्स कॉलिंग यू, एस लग गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में था। ही कीप्स कॉलिंग यू, वो तुम्हें कॉल करता रहता है। कीप के बाद जो वर्ब आई उसके साथ आईएनजी लग गया। तो आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है, लेकिन उसके बावजूद जो मेन वर्ब उसके साथ तो एस लगेगा जैसा रूल होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो वर्ब आई उसके साथ क्या लगेगा? आईएनजी। ही कीप्स कॉलिंग यू टू रिटर्न हिज मनी, वो आपको कॉल करता रहता है अपना पैसा वापस करने के लिए, लेकिन बट यू इग्नोर हिज कॉल्स, आप उसकी कॉल्स को इग्नोर करते हो। ये वाला पार्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अब ये तीसरा सेंटेंस, ही केप्ट ट्राइंग टू फिक्स द वॉशिंग मशीन हिमसेल्फ बट टू नो अवेल। केप्ट आ गया, कीप की कौन सी फॉर्म लग गई? सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? आया, गया, उठा, बैठा। तो वो करता रहा, करता रहा, क्या करता रहा? कोशिश, वो कोशिश करता रहा। लेकिन आपने देखा कीप के बाद जो वर्ब आ रही है ऑब्जेक्टिव पार्ट में आईएनजी तो लगेगा। वो कोशिश करता रहा किस चीज की? टू फिक्स, ठीक करने की, वॉशिंग मशीन को खुद। वो खुद वॉशिंग मशीन को ठीक करने की कोशिश करता रहा, बट टू नो अवेल। टू नो अवेल ये एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है? कोई फायदा नहीं। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रवि कीप्स प्लेइंग गेम्स ऑन हिज मोबाइल, हिज लिख देते हैं। रवि अपने मोबाइल पे गेम खेलता रहता है, तो करता रहता है वो खेलने का काम। कीप के बाद प्ले, उसके साथ आईएनजी लग गया। रवि कीप्स प्लेइंग गेम्स ऑन हिज मोबाइल, दैट्स वाई, इसीलिए ही फेल्ड द एग्जाम, वो एग्जाम में फेल हो गया। और ये बात आप जानते हैं कि यहां पर कभी भी इन नहीं लगता, जबकि कई बार लगता है आपको कि वो एग्जाम में फेल हो गया तो इन होना चाहिए, कभी भी नहीं। पास द एग्जाम या फेल द एग्जाम, इन कभी नहीं लगेगा। अब आपके सामने है स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, और या फिर स्टार्ट की जगह पे आप बिगिन का यूज करके उसके बाद में जो भी वर्ब आएगी उसकी टू इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज करेंगे। और स्टार्ट या बिगिन
दोनों का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है, या करने लगना। अभी आप समझेंगे सेंटेंस में। अब देखिए सेंटेंस है ही स्टार्ट्स फाइटिंग, वो लड़ने लगता है। तो बात यही है ना कि लड़ने का काम करने लगता है। अच्छा, लड़ने लगता है मतलब वो लड़ना शुरू कर देता है। तो हिंदी में सेंटेंस चाहे बोले आप कि वो लड़ना शुरू कर देता है या फिर वो लड़ने लगता है, बात बिल्कुल एक ही है। ही स्टार्ट्स फाइटिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है, इसलिए स्टार्ट जो मेन वर्ब है उसके साथ एस का यूज हो गया। और जैसा बताया स्टार्ट के बाद आने वाली वर्ब के साथ में क्या लगेगा, आईएनजी। ओवर द ट्राइफल्स, ट्राइफल्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातें। वो छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगता है या वो छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर देता है। यह है सेंटेंस का मतलब। अगर आप स्टार्ट की जगह पे बिगिन का यूज करना चाहें कर सकते हैं, ही बिगिंस, लेकिन उसके बाद आपको इंफिनिटिव फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, टू फाइट। ही बिगिंस टू फाइट ओवर द ट्राइफल्स। आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम लास्ट मंडे। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। स्टार्ट के बाद जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट में वर्ब आएगी उसके साथ आईएनजी। मैंने शुरू कर दिया जाना, मैंने जिम जाना शुरू कर दिया। कब शुरू किया, लास्ट मंडे, पिछले मंडे। इसी बात को ऐसे भी कह सकता हूं, मैं जाने लगा यानी करने लगा, मैं जाने लगा जिम लास्ट मंडे, ठीक है। आई बिगैन टू गो। अब यहां पर जब मैं इसी बात को इस तरह से कहता हूं तो बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगैन का यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उसके बाद टू गो। और एक बात और बता दूं, यहां पर आप फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशंस में बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फ्रॉम का मतलब से, लास्ट मंडे से। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, वी विल स्टार्ट एडवर्टाइजिंग आवर प्रोडक्ट्स नाउ। हम शुरू करेंगे क्या करना, एडवर्टाइज करना। ये एक वर्ब है, उसके साथ आईएनजी, हमारे प्रोडक्ट्स को अब। और अगर मैं सेंटेंस को बिगिन के साथ बनाना चाहूं तो बना सकता हूं, बस मुझे क्या करना है, टू एडवर्टाइज। वी विल बिगिन टू एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट्स नाउ। माई ब्रदर हैज स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश नाउ। मेरे भाई ने शुरू कर दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया सीखना, इंग्लिश सीखना। मेरे भाई ने अब इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया है, या मेरा भाई अब इंग्लिश सीखना शुरू कर चुका है, किसी भी तरह से कहें, या करने लग गया है, करने लगना, आईएनजी आ रहा है। और या फिर बिगिन के साथ बोलेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बिगन, उसके बाद टू लर्न। माई ब्रदर इज बिगन टू लर्न इंग्लिश नाउ। बहुत ही इजी फॉर्मेशन। लगभग हम सभी जानते हैं कि फॉन्ड ऑफ का क्या मतलब होता है, शौकीन होना किसी चीज का। अगर मैं किसी चीज को करने का शौकीन हूं, कोई काम है, तो हमेशा आईएनजी लगा लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, ही इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, वो क्रिकेट का शौकीन है। क्रिकेट, क्रिकेट तो एक नाम है, एक नाउन है, तो सिंपली यूज कर लिया। लेकिन जब मैं कहता हूं ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने का शौकीन है, तो जिसका वो शौकीन है वो है खेलना, वर्ब है तो आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी लग गया। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, मैं खेलने का शौकीन हूं, खेलना एक काम है इसलिए आईएनजी लगा दिया। मैं गाना गाने का शौकीन हूं, गाना गाना एक काम है, सिंगिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और सबसे बड़ी बात, कि मैं पढ़ने का शौकीन हूं, किताबें, तो पढ़ना भी एक क्रिया है इसलिए आईएनजी लगा दिया। अगर मान लीजिए मैं सिर्फ इतना कहता कि मैं किताबों का शौकीन हूं, तो मैं रीडिंग नहीं कहता, मैं सिर्फ क्या कहता, बुक्स। नेक्स्ट, हाउ टू के साथ जो भी क्रिया है वो बताना, लेकिन सेंटेंस किस टाइप के होते हैं देखिए। मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, हाउ टू ड्राइव, मतलब ड्राइव कैसे करते हैं, यानी ड्राइव करना मैं नहीं जानता। तो मैं चाहता तो इस तरह से भी कह सकता था, आई डोंट नो ड्राइविंग, ऐसा कह दूं, बात एक ही है। लेकिन एक थोड़ा सा एडवांस लेवल का एक स्टाइल है बोलने का, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव। इसी तरह से यू शुड लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आपको सीखना चाहिए क्या, कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है, ये चीज आपको सीखनी चाहिए। बोलने में तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं, हाउ टू स्पीक की जगह पे स्पीकिंग। यू शुड लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलना आपको सीखना चाहिए। आई नो, मैं जानता हूं, हाउ टू डू बिजनेस, मैं जानता हूं कि बिजनेस कैसे करते हैं। बट, लेकिन, आई हैव नो मनी टू इन्वेस्ट, मेरे पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको कोई आइडिया है
हाउ टू गेट द बुक्स प्रिंटेड, किताबों को कैसे प्रिंट करवाया जाता है। तो कैसे, ये जो कैसे वाली बात है कि बिजनेस कैसे करते हैं, इंग्लिश कैसे बोलते हैं, ड्राइव कैसे करते हैं, उसके लिए इस फॉर्मेशन का यूज करते हैं। और हाउ टू गेट द बुक्स प्रिंटेड, गेट क्यों कहा, प्रिंट करवाना, करना नहीं करवाना, उसके लिए कॉजेटिव वर्ब गेट का यूज करते हैं। और इसीलिए तो गेट के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये बात कॉजेटिव वर्ब्स में बताइए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यूज ऑफ गुड एट या गुड इन, या फिर बैड एट बैड इन। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि यहां पर आप देखेंगे गुड एट है या बैड एट है, ठीक है। इनकी बात अभी थोड़ी देर में करते हैं। देखिए सेंटेंसेस बहुत ही सिंपल हैं, कुछ भी टफ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको इस तरह से कहना है कि वो क्रिकेट में अच्छा है लेकिन फुटबॉल में बेकार है या खराब है, तो जब भी आप किसी चीज में अच्छे होते हैं हमेशा कहिए गुड एट, किसी चीज में खराब होते हैं हमेशा कहिए बैड एट। ही इज गुड एट क्रिकेट बट बैड एट फुटबॉल, वो क्रिकेट में अच्छा है लेकिन फुटबॉल में खराब है। और जब आपको कहना हो कि वो क्रिकेट खेलने में अच्छा है, तो जो वर्ब है उसके साथ तो आईएनजी का यूज करना पड़ेगा। ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट बट बैड एट प्लेइंग फुटबॉल। तो हमेशा जो भी अगर वर्ब आ गई इसके बाद तो हमेशा आईएनजी का यूज करेंगे। आई एम गुड एट स्टडीज, मैं पढ़ाई में अच्छा हूं, लेकिन नॉट दैट गुड एट मैथमेटिक्स, लेकिन उतना अच्छा नहीं हूं किसमें, मैथमेटिक्स में। तो हमेशा आपको देख रहे हैं आप गुड एट या बैड एट। यू आर गुड एट बिजनेस आंट यू, आप बिजनेस में अच्छे हैं, है ना, ये है ना, इस तरह से जब आप हिंदी में कहते हैं ना, है ना, है कि नहीं, इस तरह से आप बिजनेस में अच्छे हैं, है ना, या फिर आप बिजनेस में अच्छे हैं, है कि नहीं, तो क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। ये लेसन आगे आएगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और यू आर गुड एट बिजनेस, अगर मैं इस बात को ऐसे कहता कि आप बिजनेस करने में अच्छे हैं, तो करने को डू कहते हैं, तब तो मुझे आईएनजी लगाना पड़ता। मैं क्या कहता, यू आर गुड एट डूइंग बिजनेस आंट यू, यू आर गुड एट डूइंग बिजनेस आईएनजी के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस, आई थिंक, मुझे लगता है, दे बोथ आर बैड एट सिंगिंग, वो दोनों गाना गाने में बेकार है, यानी वो गाना नहीं जानते अच्छे से, बट गुड एट गेम्स, गेम्स में अच्छे हैं। अब गेम्स तो एक नाम है, एक नाउन है, इसलिए सीधा सीधा यूज किया, लेकिन गाना ये तो एक वर्ब है, क्रिया है, तो आईएनजी का यूज किया। आई एम गुड एट कैलकुलेशंस, दैट्स व्हाई आई वांट टू बिकम अ सीए, मैं कैलकुलेशंस में अच्छा हूं इसीलिए मैं सीए बनना चाहता हूं। शी इज नॉट गुड एट कुकिंग, वो कुकिंग में अच्छी नहीं है, यानी खाना पकाने में अच्छी नहीं है, बट शी इज रियली बैड एट मेकिंग टी, लेकिन वो वाकई में बहुत बुरी है क्या करने में, चाय बनाने में, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट, बैड के साथ इन का यूज तो कभी करते ही नहीं, ये तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, हमेशा एट। गुड के साथ मैं आपको कहूंगा हमेशा एट का ही यूज करो, इनका यूज मत ही करो। हालांकि अगर आप देखें तो कई टीचर्स, कई ग्रामेरियंस, गूगल में भी अगर आप फाइंड करेंगे, अक्सर ये कहा जाता है कि जब कोई नाउन हो तो एट लगाओ, जब कोई वर्ब हो तो इन लगाओ। यानी कि ये नाउन है तो एट लगाओ, गुड एट क्रिकेट, लेकिन जब हम कहते हैं प्लेइंग क्रिकेट तो यहां पर एट की जगह इन लगाओ। ऐसा करना गलत भी नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आज की डेट में अगर आप देखें, इंग्लिश नेटिव हमेशा एट का ही यूज करते हुए दिखते हैं, चाहे नाउन हो चाहे वर्ब, और बैड के साथ तो इनका यूज कभी करना ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझा, 2-3-4 एग्जाम्पल्स की मदद से। आगे चल के जब बहुत सारी प्रैक्टिस होगी तो क्लैरिटी और आएगी।